सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव रोग का दूसरा पार्ट। एक पार्ट हमने कल पढ़ लिया था, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज युवा महोत्सव है, जिसे हम स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसीलिए आप भी जब तक नहीं रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपका लक्ष्य है अभी जॉब लगना, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो आपका लक्ष्य क्या है? जॉब लगना। उसको टारगेट को फिक्स रखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज, एक सेकेंड, मादा एनाफिलीज मच्छर के किसी मनुष्य को काटने पर संक्रमण पैदा करने वाले स्पोरोजोइट किसमें बनते हैं? दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको समझना अच्छे से। मादा एनाफिलीज मच्छर क्या कहलाता है? मलेरिया। एक वाहक है सिर्फ ये। तो मादा एनाफिलीज मच्छर तो सिर्फ एक वाहक है। जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड, मलेरिया इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसको एक जो इन्फेक्टेड मच्छर नहीं है उसने काट लिया पहले तो काटता है तो उसके जो डंक होता है ना, उसमें लार में एक कीटाणु, एक मतलब वायरस आ जाता है, एक बैक्टीरिया आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। उसके क्या कहां आ जाता है? लार के अंदर। जैसे ही उसने इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटने के बाद वह क्या जाता है? दूसरे व्यक्ति का खून चूसने जाता है। अब खून चूसने जाता है तो वो क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के डंक मारता है। अब जैसे ही डंक मारता है तो उसके जो डंक में है ना स्पोरोजोइट पाए जाते हैं, वो स्पोरोजोइट दूसरे स्वस्थ मानव के अंदर चले जाते हैं। कहां से? मानव, वो मच्छर की लार से। कहां? मानव तक, ठीक है। तो ये तो क्या है? सिर्फ एक वाहक है मादा एनाफिलीज, और इसके अंदर स्पोरोजोइट क्या पाए जाते हैं? वायरस, विषाणु, ठीक है। अब फिर दूसरे स्वस्थ मानव में चला गया। अब ये जो स्पोरोजोइट होते हैं, यह सबसे पहले कहां अटैक करते हैं? मनुष्य में सबसे पहले लीवर में अटैक करते हैं। मनुष्य में स्पोरोजोइट सबसे पहले कहां करते हैं? लीवर के अंदर अटैक करते हैं। फिर लीवर से कहां? ब्लड में, संपूर्ण शरीर में ये फैल जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा? स्पोरोजोइट किसमें बनते हैं? तो स्पोरोजोइट बनते हैं हमारे मच्छर की लार ग्रंथियों में, ठीक है। आंत में नहीं। मच्छर में आरबीसी तो उपस्थित ही नहीं होती। आरबीसी तो मानव की होती है, मच्छर में आरबीसी उपस्थित नहीं होती है। और जब स्पोरोजोइट मानव के डायरेक्ट लिवर पर अटैक करता है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वायरल संक्रमण में कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचा सकता है, वह है क्या? है क्या? सेरोटोनिन है, क्या कोलेस्ट्रम है, या फिर इंटरफ्रोन है, या फिर हिस्टामाइन है? चारों में से क्या है? तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, सेरोटोनिन क्या होता है। तो सेरोटोनिन होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वायरल संक्रमण से कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचा सकता है। जैसे मान लो ये मेरी एक कोशिका है, ठीक है। अब इस कोशिका के आसपास बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती है। अब ये किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गई, मतलब संक्रमण हो गया इस कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर एक विशेषता पाई जाती है। अगर कोई कोशिका इन्फेक्टेड होती है तो उनके अंदर से ही एक ऐसा एंजाइम या ऐसी चीज स्रावित होने लग जाती है कि वो दूसरी पास वाली कोशिका को संक्रमण नहीं होने देती है। उसका नाम पूछा है सिर्फ। अब क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो हमने फर्स्ट बात करी सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम का ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉम हम कहते हैं किसको? जब बच्चा जन्म लेता है और माँ का पहला जो दुग्ध होता है और जब उसको पीता है, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम या फिर खीस।
क्या बोलते हैं, खीस बोलते हैं। तो ये तो हो गया खीस। फिर बच्चा क्या, एंटरफेरोन। ये क्या करता है, जो संक्रमण कोशिका है उनके द्वारा स्रावित किया जाता है, संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित किया जाता है। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या होता है, एलर्जी से संबंधित है। ये क्या है, एलर्जी से संबंधित है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना, एलर्जी से संबंधित है। तो यहां हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। ये सेरोटोनिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। कोलेस्ट्रॉम क्या है, खीस। जो बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दुग्ध होता है उसको हम बोलते हैं खीस। इंटरफेरोन हमारा राइट आंसर है, जो संक्रमित कोशिका है उनके द्वारा स्रावित किया जाता है और जो स्वस्थ कोशिका है उन तक पहुंचने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हमारे शरीर में प्रतिपिंड किसके द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी क्या हिंदी बहुत टफ आ जाती है, तो आप क्या करना, नीचे आ जाना है। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस बाय। अब एंटीबॉडी हर कोई जानता है, ठीक है, तो ये प्रतिपिंड हिंदी में बोलते हैं, एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपिंड। अब किसके द्वारा होता है, मोनोसाइट, आरबीसी या बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट। तो यहां ध्यान रखना, बेचारी आरबीसी तो एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करती, कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। अब श्वेत रक्त कणिकाएं हमने पढ़ ली थी 5 प्रकार की, उनमें कुछ ऐसी होती है जो ग्रेन्युलोसाइट होती है और कुछ एग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिकीय युक्त होती है और कुछ अकणिकीय युक्त होती है। उनमें कणिकीय युक्त की अगर मैं बात करूं तो एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट, और अकणिकीय तो इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये क्या होती है, अकणिकीय। इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबॉडी किसके द्वारा बनती है, ठीक है, तो ध्यान रखना एंटीबॉडी मतलब एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज किसके द्वारा बनती है, तो ध्यान रखना एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट, किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये टी लिम्फोसाइट है, इसको हम बोलते हैं किलर सेल या फिर भक्षक कोशिका भी। ये क्या करती है, कोई भी रोग आया उसको तुरंत खा जाती है, मार देती है, ठीक है, ये क्या करती है, खा जाती है, मार जाती है। बी जिसे हम हेल्पर सेल बोलते हैं, इसे एक नाम और है हेल्पर सेल, इसे क्या बोलते हैं, हेल्पर कोशिका भी बोलते हैं। दूसरा मैं बता देता हूं, एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से होता है, शॉर्ट ट्रिक में बताऊं, बी फॉर बॉडी, ठीक है, बी फॉर बॉडी, ध्यान रखने के लिए ट्रिक, बाकी ये काम कभी कभी करती है, बी फॉर बॉडी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है रक्त कैंसर कहलाता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, रक्त कैंसर जो होता है वो हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होता है, और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अब ल्यूकोसाइट में बढ़ोतरी हुई तो क्या हुआ, ल्यूकेमिया हो गया, क्या हो गया, ल्यूकेमिया। तो जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। थ्रोम्बोसिस होता है, ध्यान रखना, जब प्लेटलेट्स की वृद्धि होती है, किसकी, प्लेटलेट्स की जब वृद्धि होती है तो थ्रोम्बोसाइटिस होते हैं। हीमोलाइसिस का मतलब होता है जब आरबीसी का संश्लेषण होने लग जाता है या हीमोग्लोबिन का क्या होने लग जाता है, संश्लेषण होने लग जाता है। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक रोग है, क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, ये भी ध्यान रखना। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। तो चारों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मनुष्य की आंत के अंदर कौन सा सहजीवी है, सहजीवी का मतलब सिम्बायोटिक, ठीक है, सहजीवी का मतलब सिम्बायोटिक, तो कौन सा है, देखो हमने पादपों में भी पढ़ाया, तकल, एजोबैक्टर, राइजोबियम, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मतलब एक तरीके से
ये पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, तो कौन होता है इनके साथ में? एजोबैक्टर, राइजोबियम। ये क्या होता है? सिम्बायोटिक, पादपों की जड़ में उपस्थित होते हैं। ये हानिकारक नहीं होते, ये कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है एक जीव जो हमारे शरीर में लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता है, तो उसका नाम पूछा है। तो वो हमारे आंत्र के अंदर होती है और लगभग सभी बच्चे इस क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। क्या होता है? स्त्रिया कोलाई। ई का शॉर्ट नाम है वो हम बोलते हैं ई कोलाई। शॉर्ट नाम में हम जानते हैं ई कोलाई। ठीक है, क्या है? ई कोलाई। ट्रिप्नो ट्रेपोनिमा पैलिडम करता है, कौन सा रोग करता है? ये एक ध्यान रखना, एसटीडी रोग है, यौन संचरित रोग है, उसको करता है। सिफिलिस को और नीसेरेमिया, मेनिंजाइटिस किसको करता है? मेनिंजिस को रोग को फैलाता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया किसको फैलाता है? न्यूमोनिया को फैलाता है। किसको फैलाता है? न्यूमोनिया को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ई कोलाई। राइट आंसर ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो इकोलाई होता है वो हमारे शरीर के अंदर विटामिन का संश्लेषण करता है। किसका करता है? विटामिन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, पसीने, लार, आंसू में मौजूद लाइसोजाइम नष्ट करते हैं। जो हमारे पसीना होता है, लार होती है और आंसू होते हैं, ये किसको नष्ट करते हैं? क्या वायरस को नष्ट करते हैं? नहीं सर, वायरस को कैसे करेंगे? कोरोना वायरस अगर मान लो हमारा पसीना इसको नष्ट कर देता तो क्या अंदर इन्फेक्टेड होते? नहीं। कोरोना वायरस जैसे और भी बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है, तो उनको तो नहीं करता। कुछ कवक जैसे फंजाई से हो रहे हैं, दाद हो रहे हैं, खाज हो रही है, खुजली हो रही है, अगर स्किन में पसीने आ रहे हैं तो उनसे तो ज्यादा फैल रहा है, कम नहीं होता। ठीक है, तो इससे भी नहीं। कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, हाँ, कुछ प्रकार के जो बैक्टीरिया होता है उनको रोकने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। मतलब सभी बैक्टीरिया को नहीं, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को जो इनको मार सकता है। फिर क्या है? अधिकांश वायरस संक्रमित कोशिकाएं, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था, जो संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा तो क्या स्रावित होता है? इंटरफेरोन स्रावित होता है। इंटरफेरोन स्रावित होता है और इससे क्या होता है? लाइसोजाइम स्रावित होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक बहुत प्राचीन उपचार पद्धति डॉट्स को इस बीमारी के इलाज के लिए अपनाया जाता है। मतलब कौन सी बीमारी है जो डॉट्स के लिए उपयोगी की जाती है? कौन सी ऐसी बीमारी है जो डॉट्स में दी जाती है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डॉट्स क्या होता है। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कॉज। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है, डी से डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से ट्रीटमेंट, एस से शॉर्ट, मतलब थोड़े से ही समय में ट्रीटमेंट। जैसे आपने कभी सुना होगा, एक बीमारी का नाम सुना होगा, टीबी बीमारी का नाम। टीबी अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो जाती है तो लंबे समय तक चलती है, खत्म नहीं होती। तो वो एक ऐसी बीमारी है जैसे उसमें हमेशा आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, दवाइयां खानी पड़ती है। परमानेंट एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको दवाइयां हमेशा खाती रहनी पड़ती है। अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही कभी क्या व्यक्ति सोचता है, यार रोज के रोज दवाई खा रहा हूँ, रोज के रोज दवाई खा रहा हूँ, चलो आज नहीं खाते क्या होगा, तो कल भी नहीं खाते क्या होगा, मतलब उसने 2-4 दिन लापरवाही कर दी, दवाई खाना बंद कर दिया। तो जैसे ही उसने दवाई खाना बंद किया तो टीबी क्या हुई? और बढ़ना हुई, और शुरू ज्यादा होगी, खांसी उसके ज्यादा होगी। तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जैसे ही ट्रीटमेंट करवाते हैं तो डॉक्टर किसकी सलाह देता है कि इसको तो डॉट्स दो भाई, डायरेक्ट ट्रीटमेंट दो इसको। तो उसके पास में एक नर्स, कोई ना कोई नर्स हमेशा मौजूद होती है, क्योंकि फटाफट उसको ट्रीटमेंट देना रहता है, नहीं तो उसको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वह बीमारी कौन सी ऐसी बीमारी है? तो वो होती है टीबी की बीमारी। वो कौन सी बीमारी है? टीबी की बीमारी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं तपेदिक। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। ठीक है रे? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। राइट आंसर तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, मतलब
कभी कभी क्या होता है हिंदी में, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमारे समझ में नहीं आता। यहां सीधा सा पढ़ लेना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ ये एक क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। अब कौन से वायरस के द्वारा होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा ये रोग होता है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता लक्षण है क्या, ऑटोनोमी रोग है क्या, ऑटोमे इम्यून डिजीज को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, मतलब स्वाद तंत्रिका तंत्र को जो खुद ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है उनको नष्ट करता है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे क्या होता है, कई व्यक्ति सेफ्टी का यूज नहीं करते और डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब उनके क्या द्रव्य जो जैसे सीमन है, फीमेल में भी कुछ पदार्थ निकलता है, जो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनके क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। हर किसी के नहीं, जो एड्स से पहले ही पीड़ित है, ये एक ऐसा रोग है, ये मार के ही छोड़ेगा, इससे कोई इसका मतलब कोई डोज नहीं है। तो ये एक ऐसी बीमारी है, एक बार अगर शरीर में लग गई तो जान जाके ही मानेगी, आपको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता इससे, ये एक ऐसी बीमारी है। तो इसलिए सेफ्टी का यूज करना, कभी करना हो तो बच के रहना ऐसी चीजों से, जितना हो सके उतना बच के रहना, ठीक है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो जान लेके ही मानती है, ठीक है। तो कौन सी है, HIV वायरस से होता है, और कौन सी किसको करती है, तो ये करती है हेल्पर टी लसिकाओं की संख्या में करती है, टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं में कमी करती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो देखो, इतनी भयंकर बीमारी आई है कोरोना वायरस, बहुत तगड़ी बीमारी है, उसका वैक्सीन निकाल लिया, कोविशील्ड कोवैक्सीन ये निकाल दिया, पर एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई वैक्सीन, कोई दवाई क्यों नहीं आई है। इसको आप सोचना एक बार, इस चीज को खोजना, इस चीज को, क्या डॉक्टर के पास कोई चीज की कमी है, साइंस बहुत तरक्की कर गई पर अभी तक एड्स की कोई टीका क्यों नहीं आया, तो इस चीज को आप सोचना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या है, स्व प्रतिरक्षी रोग जिसमें शरीर स्वयं ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। स्व प्रतिरक्षी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है, जैसे कोई रोग हमारे शरीर के अंदर गया, एंटीजन गया, जैसे ही एंटीजन गया एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है, मतलब एक तरीके से सोल्जर्स का काम करती है, सैनिक का काम करती है, ये तुरंत एंटीजन को पकड़ के 2 थप्पड़ मार के उसको नष्ट कर देती है। तो ऐसे ही में क्या होता है, स्व प्रतिरक्षी कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो शरीर की एंटीबॉडी है, आपस में एंटीबॉडीज आपस में लड़ लड़के आपस में ही खत्म कर लेती है, तो उसे हम कहते हैं स्व प्रतिरक्षी रोग, ठीक है। आपस में ही वो लड़ाई करके एंटीबॉडी नष्ट हो जाती है। तो कौन सा ऐसा रोग है, क्या क्रिएटिनिज्म है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, जड़ मानवता, सॉरी, हाँ, जड़ मानवता, इसको हिंदी में बोलते हैं जड़ मानवता। जड़ मानवता का मतलब वो होता है जब बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी होती है, किसके, थायराइड हार्मोन की जैसे ही कमी होती है बच्चों में, थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो ये रोग होता है। मतलब छोटे बच्चों में मंद बुद्धि होती है, उनमें दिमाग की थोड़ी कमी होती है। अगला है हमारे मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा कब होता है, वयस्क अवस्था में थायराइड हार्मोन की कमी, ये तो होता है बच्चों में क्रेटिनिज्म। और मिक्सिडिमा कब होता है, जब वयस्क अवस्था में थायराइड की कमी होती है। साइमन रोग, कभी आपने साइमन रोग के बारे में सुना है, साइमन रोग कब होता है, जब पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है वो नष्ट हो जाती है। कब होता है ये, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली नष्ट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तब कौन सा रोग होता है, साइमन रोग होता है। तो बचा कौन सा, हाशिमोटो रोग। ये कब होता है, जब थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लग जाती है। आंसर हमारा हाशिमोटो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिफिलिस रोग का कारक है, कारण है या फिर कारक है,
अभी मैंने बताया था। कौन सा है? क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है? नहीं सर, ये तो मलेरिया फैला रहा है। क्या निसेरिया गोनोराई है? नहीं, ये तो गोनेरिया रोग फैला रहा है। ये भी एक एसटीडी रोग है, ध्यान रखना। गोनेरिया रोग फैलाने का काम करता है। फिर क्या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है? नहीं, ये तो क्या फैलाता है? अमीबिया पेचिस। क्या फैलाता है? अमीबिया पेचिस। तो कौन फैलाता है? फैलाता है ट्रिपनोनिमा पैलिडम। ठीक है, दो ऐसे बैक्टीरिया है, एक तो प्लेग का और एक सिफिलिस का, जिसका नाम उससे मैच नहीं हो रहा। बाकी देखो, ये अमीबा वाला अमीबा हिस्टोलिटिका, गोनेरिया वाला गोनेरिया से मैच हो रहा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपनोनिमा पैलिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टेटनस से ग्रसित होने वाले लोगों के को दिए जाने वाले प्रतिरक्षक होते हैं। क्या मृत कीटाणु होते हैं? क्या कमजोर कीटाणु होते हैं? या फिर पूर्व निर्मित एंटीबॉडी होती है? या व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी होती है? कल मैंने इसके बारे में एंटी टेटनस सीरम के बारे में बताया था। कहां से लिया जाता है? ये घोड़े के सीरम से लिया है। और मैंने कल दो चीज बताई थी, एक तो वैक्सीन के बारे में, एक तो होती है एक्टिव वैक्सीन, ठीक है, सक्रिय, और एक होती है निष्क्रिय। ठीक है, तो ये कैसी है? इनएक्टिव वैक्सीन। निष्क्रिय वैक्सीन मतलब पहले से बनी बनाई चीज को ठोक देना। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है? वो जैसे हमारे कोरोना हुआ, कोरोना के लिए वैक्सीन बनाई, वैक्सीन में क्या हुआ? उस कोरोना के कुछ वायरस लिए गए, जैसे ही उस वायरस को वैक्सीन में लिया, हमारे शरीर में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद हमारे शरीर में क्या हुआ? उनके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। और एक बार जिस रोग के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, फिर बाद में अगर उसके लिए कोई एंटीबॉडी मतलब कोई एंटीजन आता है, उसको तुरंत मार देता है, तुरंत पकड़ के उसको कूट देता है। जैसे आप बचपन में टीपीटी का टीका लगता है, एमएमआर का टीका लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार लगने के बाद वो जिंदगी भर चलता है। वो होते हैं एक्टिव वैक्सीन। और एक होता है इनएक्टिव। टिटनिस का टीका क्या आप बचपन में ही लगवा ले तो? नहीं, जब हाथ पैर किससे कट जाते हैं, किसी लोहे की जिसमें जंग लगा हुआ उससे कट जाते हैं, तब टिटनिस का वैक्सीन लगाते हैं। और कहां से लिया जाता है? घोड़े के सीरम से लिया जाता है। ये कैसा है? इनएक्टिव, मतलब पहले से ही एंटीबॉडी का निर्माण है। ठीक है, उसको डायरेक्ट हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में एथलीट फुट किसके कारण होता है? एथलीट फुट के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे ये हमारे पैर है, ये क्या है? हमारा पैर है। ठीक है, इस पैर में क्या होता है? यहाँ पर रेड रेड कुछ खुजली खुजली सी होती रहती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एथलीट फुट। और किसके कारण होता है? ये होता है एक कवक के कारण। किसके कारण होता है? ये होता है एक कवक के कारण। और उस कवक का नाम होता है एपिडर्मोफाइटोन। किसके कारण होता है? एपिडर्मोफाइटोन के द्वारा होता है। एपिडर्मोफाइटोन, ध्यान रखना, कौन से कवक के द्वारा होता है? एपिडर्मोफाइटोन के द्वारा होता है। और कौन सा है ये? कवक। ठीक है, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, कैंसर के उपचार में शामिल है। कैंसर का उपचार कैसे हो सकता है? देखो, सर्जरी के थ्रू भी हो सकता है, अगर ज्यादा स्टेज में चला गया तो सर्जरी के थ्रू। फिर अगर मान लो कम स्टेज, फर्स्ट स्टेज हो, तो वो दवाई ववाई के थ्रू भी हो सकता है, जड़ी बूटियों के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो सर्जरी के थ्रू भी, रेडियो चिकित्सा रेडियोथेरेपी के थ्रू भी हो सकता है, कैंसर रोधी दवा है उनके थ्रू भी हो सकता है। मतलब सभी के लिए ये हो सकता है। उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी असंक्रामक बीमारी है? ध्यान रखना, दो बीमारियां होती है हमारे, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक ऐसी बीमारी है जिसमें मान लो कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसके संपर्क में हम आ गए तो हम उससे जैसे जुकाम खांसी है, ये कैसी है? संक्रामक। ठीक है, जैसे हैजा है। हैजा कब होता है? जब हम प्रदूषित भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हैजा। तो वो भी क्या है? एक संक्रामक बीमारी। असंक्रामक का मतलब होता है जब आप कोई ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो, हम उसके साथ में सो ले, चाहे खा लो, चाहे पी लो, खेल लो, कूद लो, कुछ भी कर लो, पर उससे हमको बीमारी नहीं हो सकती, वो है असंक्रामक। तो ध्यान रखना, इन्फ्लुएंजा एक फ्लू ऐसी बीमारी है
जो तो क्या होती है, हमेशा संक्रामक है। बर्ड फ्लू है, आई फ्लू है, किसी के आंखों को देख लेने से क्या हो जाता है, वो संक्रामक है, संक्रमण हो जाता है। तो ये तो है। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है, फाइलेरिसिस, हाथी पांव रोग, कृमि या फिर निमेटोड, ये तो बहुत ही ज्यादा संक्रमित करते हैं। ठीक है, फिर है कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा क्या होता है, तो ये भी कैसा है, एक संक्रमक रोग है। फिर है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मतलब मधुमेह कब होता है, जब इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तभी डायबिटीज होता है। उस डायबिटीज पीड़ित व्यक्ति के पास में आप चाहे सो लेना, चाहे उसके साथ खा लेना, चाहे उसके साथ में खूब पी लेना, फिर भी आपको रोग नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं डायबिटीज अगर आपको रोग हो जाए तो। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे इसमें अगर ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस, वो क्या है, मूत्रमेह रोग, तो आपको वो भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हेमोजोइन है। हेमोजोइन क्या है, तो हेमोजोइन आपको पता होता है जब कभी डेंगू मलेरिया होता है तो जो मच्छर होता है उसकी लार में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ मच्छर की कौन सी, हीमोग्लोबिन का प्रीकर्सर, ये तो नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस भी नहीं है, प्लाज्मोडियम प्रजाति के द्वारा उत्पन्न एक जीव बस टॉक्सिन है। ये आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जीवाणु जो खांसी, काली खांसी से संबंधित है, काली खांसी। ठीक है, इसका संबंध मैंने कल भी आपको बताया था, डीपीटी का जब टीका लगता है, किस किस के लिए लगता है डीपीटी का, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टाइफाइड के लिए। किस किस के लिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टाइफाइड के लिए। जो पर्टुसिस होती है ना, उसी को हम बोलते हैं काली खांसी। किसको बोलते हैं, काली खांसी, पर्टुसिस को। अब इसी से एक इसका दूसरा नाम होता है बॉर्डटेला। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है बॉर्डटेला। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी को फैलाने का काम करता है। बेसिलस किसी के, मान लो लैक्टोबैसिलस आगे लग जाए, बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स रोग फैलाता है, आगे पीछे लग सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, एक है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, क्या फैलाता है, न्यूमोनिया रोग फैलाने का कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, बॉर्डेटेला। कौन सा हो जाएगा, बॉर्डेटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सांप के जहर के खिलाफ प्रति विष में होता है, मतलब एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंट, मतलब क्या होता है, क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, क्या एंटीबॉडी होती है, क्या एंजाइम, एंजाइम तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब तीन ऑप्शन बचे हमारे पास। ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति को एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे जो भारत में लगभग 5 से 6% सांप ही विष होते हैं, बाकी सभी सांप विषहीन होते हैं। एक समुद्री ऐसे सांप होते हैं, वो अधिकांशतः जहरीले होते हैं और बहुत खतरनाक जहरीले होते हैं। हमारे भारत में तो किंग कोबरा, कोबरा, यही क्या है, जहरीले हैं अधिकांश। अगर मान लो किसी व्यक्ति को किंग कोबरा ने डस लिया, अब डसने के बाद क्या होता है, जैसे ही उसको डसा, उसके अंदर क्या आ गया, जहर आ गया, विष आ गया। विष तुरंत हमारे शरीर में क्या होता है, फैलने लग जाता है। मतलब एक तरीके से हमारे शरीर में एंटीजन आ गया। क्या आ गया, हमारे शरीर में एंटीजन आ गया। अब एंटीजन जैसे ही आ गया तो हमारे शरीर क्या बनाती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करने लग जाती है। अब एंटीबॉडीज क्या इतनी जल्दी बन पाती है, एंटीजन तो बहुत ही सारा आ गया, फटाफट बन गया वहां तो, पर एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तुरंत इंजेक्शन देते हैं, एंटीवेनम देते हैं। उस एंटीवेनम में क्या होता है, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी उपस्थित होती है, पहले से ही निर्मित एंटीबॉडी उपस्थित होती है। तभी तो क्या होता है, जैसे ही कभी कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, तो तुरंत अपन बच सकते हैं। बाकी मिथ्या उसे बच के रहना कि ये झाड़ा दिल वाले, ये झाड़ा दिल वाले, उनसे कुछ नहीं होने वाले, जिंदगी खो बैठोगे। हमेशा डॉक्टर के पास जाना है उपचार लेने के लिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो किसका निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण। आप तुरंत के तुरंत एंटीबॉडी डाल दो तो उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, और वो लड़ाई करके एंटीजन को मार देते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जैसे ही हमारे शरीर में डालते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं, और वो एंटीजन को, जहर को मार देता है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा एंटीबॉडी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग है, कौन सा है, क्या पोलियो है, क्या खसरा है, क्या जलवित्ती है,
हाइड्रोफोबिया जिसे हम रेबीज भी कहते हैं, जिसे हम रेबीज भी कहते हैं। और किसके कारण होता है ये होता है रैबिडो वायरस के द्वारा, ये होता है रैबिडो वायरस के द्वारा, ठीक है, ये होता है रैबिडो वायरस के द्वारा। और पोलियो किसके द्वारा होता है? एंटीरो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? एंटीरो वायरस के द्वारा। हमको पूछा क्या है? विषाणु जनित तो पूछा है। और ये एक चीज और बता रहा हूं, ये जो खसरा जो होता है ना, खसरे को हम हिंदी में बोलते हैं मीजल्स, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है रूबेला वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? रूबेला वायरस के द्वारा। जो MMR का जो टीका लगता है वो इसी के लिए लगता है, ठीक है, MMR, मीजल, मम्स और रैबिडो, ठीक है, इनके द्वारा लगता है। रेबीज, ठीक है, तो तीनों का जो टीका लगता है वो किसके लिए? मीजल, मम्स और रेबीज के द्वारा। तो हमारा आंसर यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही क्या है? विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोलेस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी जो नवजात शिशु को कुछ बीमारियों से बचाते हैं। कोलेस्ट्रम के बारे में मैंने बता दिया। खीस, क्या है ये? खीस है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ के अंदर प्रथम जो दुग्ध होता है, प्रथम जो दुग्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खीस। प्रथम दुग्ध जिसे हम क्या बोलते हैं? खीस। और इसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है? तो ध्यान रखना, वो होती है हमारे IgA। और ये कहाँ होती है? आंसू में भी होती है IgA। और कहाँ होती है? आंसुओं के अंदर भी होती है। अब IgG के बारे में मैंने कल बता दिया था, आपके प्लेसेंटा के माँ के द्वारा प्लेसेंटा में बच्चे में चला जाता है IgG, और सबसे ज्यादा होती है। ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा होती है, IgE सबसे कम होती है। IgE कब होती है? जब बहुत ही घातक एलर्जी हो जाती है। कब? जब बहुत ही घातक एलर्जी हो जाती है, जब IgG होता है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने 2 लेक्चर ह्यूमन डिजीज के पढ़ लिए थे, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, सारा चैप्टर हमने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिया। थैंक यू दोस्तों। हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।